मॉर्निंग स्टूडेंट। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपकी बुक है नॉलेज एंड करिकुलम, तो उसमें हमारी चल रही है सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट में जो आपका टॉपिक है उसमें आपको मैंने पहले भी करवाया था कि पाठ्यक्रम जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या है, नॉलेज एंड द बेसिस ऑफ करिकुलम, यानी कि ज्ञान और पाठ्यक्रम का आधार। जो हमारा लेसन है वो चल रहा है ज्ञान और पाठ्यक्रम का आधार, कि जो हमारी नॉलेज है और जो हमारा सिलेबस है तो इसके दोनों का बेस है, यानी कि आधार है। तो उसमें मैंने आपको पहले पॉइंट करवाए थे, 9 पॉइंट करवा चुकी हूँ। जो आज हमारा टॉपिक है वो है कि इसमें पाठ्यक्रम जो हमारी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की भूमिका, कि जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम किसे कहते हैं, सीखने को कहते हैं। जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसमें हमारे पाठ्यक्रम की भूमिका क्या क्या रहती है, हमारा पाठ्यक्रम का क्या आधार रह जाता है हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। जो आज का टॉपिक है वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की जो हमारा जबकि सिलेबस है, पाठ्यक्रम की भूमिका, कि हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें पाठ्यक्रम की क्या क्या भूमिका रहती है। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अभाव में हमारा जो अध्यापन है वो संभव नहीं हो सकता, ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं बिना पाठ्यक्रम के। ये हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रभावी बनाने के लिए पाठ्यक्रम है बहुत ही आवश्यक है, सिलेबस है बहुत ही आवश्यक है। पाठ्यक्रम के अभाव में प्रभावी जो अध्यापन है वो क्या है, संपन्न नहीं हो सकता। सामान्य रूप से अनुभव किया गया है कि अनेक अवसरों पर क्या होता है, कि जो हमारा शिक्षक होता है अनेक अवसरों पर क्या हो जाता है, अगर हमारे पास हमारा सिलेबस नहीं है तो क्या हो जाता है, अनेक अवसरों पर शिक्षक निर्धारित विषय से पृथक हटकर चर्चा करने लगता है जिसका विषय से कोई संबंध नहीं होता। इसके बाद जब वह स्वयं यह अनुभव करता है कि वह विषय से पृथक हो गया है तो ऐसी स्थिति में वह छात्रों को स्वयं निर्देश प्रदान करते हुए अपने विषय पर आने का प्रयत्न करता है। कि जो अगर हमारा सिलेबस नहीं है, अगर हम बिना सिलेबस के बच्चे को पढ़ाते रहते हैं तो जो हमारी शिक्षा है बहुत ही व्यापक है। तो अगर हमारा सिलेबस निर्धारित होएगा तो हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। अतः शिक्षकों के सार्थक एवं क्रमबद्ध अध्यापन करने के लिए पाठ्यक्रम है जो हमारा महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है। अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें क्या है, उसमें के साधन के रूप में काम करता है। अधिगम प्रक्रिया में भी पाठ्यक्रम की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि अध्यापन में। कोई भी छात्र जब पाठ्यक्रम के विषय के ज्ञान रखता है, कोई भी छात्र जो अपने पाठ्यक्रम के विषय का ज्ञान रखता है तो वह अपनी अधिगम प्रक्रिया को उस पाठ्यक्रम के अनुरूप ही संपन्न करना चाहता है। पाठ्यक्रम से पृथक रूप से संपन्न होने वाली अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम का पहले से क्या किया जाए, उसका अनुकरण किया जाए, यानी कि उसके बारे में जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में पता करना चाहिए, या उसके बारे में हमें उसके सिलेबस को लेना चाहिए या पढ़ना चाहिए। सिलेबस की हमारा क्या क्या सिलेबस है और हमें कितने टाइम में उसको पूरा करवाना है, जिससे छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार अधिगम सामग्री प्राप्त हो सके। यदि पाठ्यक्रम का अनुकरण शिक्षक द्वारा नहीं किया जाता तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वो प्रभावी रूप में संपन्न करने में क्या हो जाता है, सफल सिद्ध होगा। अगर हमारे को हमारा सिलेबस नहीं पता, जैसे कि
छोटी कक्षाओं में क्या सिलेबस होना चाहिए, उससे प्राथमिक स्तर की क्लासों का क्या सिलेबस होना चाहिए, उससे बड़ी कक्षाओं का सिलेबस क्या होना चाहिए। तो हमें अगर बच्चे को हम सिलेबस के आधार पर या उसे बेस बनाकर सिलेबस है जो हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करवाते हैं, तो वो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या हो जाती है, तभी प्रभावशाली हो जाती है अगर हम बच्चे को उसके सिलेबस के अनुसार अधिगम प्रक्रिया सिखाते हैं। करने में असफल सिद्ध होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की भूमिका निर्वहन करने के लिए हमें जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें जो हमारे पाठ्यक्रम है की भूमिका निर्वहन करने के लिए अनेक बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। तो सबसे पहला इसमें कौन सा पॉइंट आता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की क्या भूमिका है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा है शिक्षक एवं शिक्षार्थी। पहला पॉइंट अपना इसमें भी आ जाता है शिक्षक यानी कि बच्चा, शिक्षक यानी कि आपका टीचर हो गया, शिक्षक एवं शिक्षार्थी छात्र हो गया, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य विषय वस्तु का निर्धारण किसके मध्य, शिक्षक और जो छात्र है उसके मध्य क्या होना चाहिए, हमारी जो विषय वस्तु का निर्धारण होना चाहिए। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य जो हमारी विषय वस्तु, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमें बच्चे को पढ़ाना है, विषय महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें क्या सब्जेक्ट मिलता है और उस सब्जेक्ट पर हमारी कितनी पकड़ है, उस सब्जेक्ट के बारे में हमारा जो शिक्षक है, अध्यापक है, उसकी कितनी नॉलेज है। तो उसके आधार पर उस विषय वस्तु का निर्धारण होता है जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करती है, प्रभावी बनाती है। अगर जो शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य विषय वस्तु का जो विषय वस्तु है वह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हमारी विषय वस्तु हमारी है, जो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो हमारी विषय वस्तु है वो क्या करती है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त विषय वस्तु, जो हमारी प्रयुक्त विषय वस्तु छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुरूप होगी, तो वह प्रक्रिया, अगर जो हमारी विषय वस्तु है अगर वह बच्चे के आयु स्तर और उसकी योग्यता के आधार पर नहीं होगी तो हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो प्रभावशाली नहीं हो सकती। तो इसमें क्या करना है, हमारी जो विषय वस्तु है, तो अगर हमारी जो विषय वस्तु है बच्चे की स्तर योग्यता के अनुरूप नहीं होगी तो वह जो हमारी विषय वस्तु है वह बच्चे के लिए अरुचि उत्पन्न कर देती है। तो बच्चे का उस विषय वस्तु पर क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं बनता, ना ही बच्चा क्या करता है उसमें रुचि लेता है। छात्रों की योग्यता विषय वस्तु का चुनाव, अगर छात्रों की योग्यता स्तर के अनुसार अगर हम विषय वस्तु का चुनाव करते हैं तो हमारी जो अधिगम प्रक्रिया है उसको हम प्रभावशाली रूप से संपन्न कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हमारी जो विषय वस्तु है, अगर जो विषय वस्तु अगर शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अगर हमारी जो विषय वस्तु है वो उसकी योग्यता और स्तर के अनुरूप नहीं होएगी तो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली रूप से हम संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हमारी जो विषय वस्तु है वो बच्चे की स्तर, आयु और योग्यता के अनुसार ही विषय वस्तु का चुनाव करना चाहिए। तो ये आपका पहला पॉइंट इसमें होगा, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य विषय वस्तु का निर्धारण। उसके बाद आ जाता है शिक्षण व्यू रचनाओं। दूसरा इसमें आ जाता है शिक्षण व्यू रचनाओं का शिक्षण व्यू रचनाओं का निर्धारण, शिक्षण व्यू रचनाओं का निर्धारण, शिक्षण व्यू रचनाओं का
निर्धारण। पहला पॉइंट आपका इसमें है कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य विषय वस्तु का निर्धारण। अब है आपका शिक्षण व्यूह रचनाओं का निर्धारण कि शिक्षण व्यूह रचना क्या है। शिक्षण व्यूह रचना में होता है कि जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता के लिए शिक्षण अधिगम की सफलता के लिए पहला तो आपका होना चाहिए जो हमारी विषय वस्तु है वह बच्चे की योग्यता स्तर IQ के अनुसार होनी चाहिए। और द्वितीय इसकी आ जाती है व्यूह रचना आ जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता के लिए जो हमारी द्वितीय शर्त है वो है व्यूह रचनाओं का उचित चुनाव व क्रियान्वयन की उस पर हमें जो हमारी व्यूह रचना है हमें उसका उचित रूप से चुनाव करना चाहिए और उसको क्रियान्वयन यानी कि उसको उसी क्रिया के आधार पर कार्य करवाना चाहिए बच्चे को। पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार ही व्यूह रचनाओं को चुनना चाहिए। शिक्षण विधियों का निर्धारण शिक्षण व्यूह रचनाओं की शिक्षण विधियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसमें क्या है कि प्राथमिक स्तर पर जो हमारी गतिविधि अधिगम प्रक्रिया होगी यानी कि छोटी कक्षाओं में जैसे फर्स्ट से लेके 5th तक जो हमारी अधिगम प्रक्रिया है उनके महत्व प्रदान करती है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि उनकी अपनी शिक्षण विधियों को प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को छोटी कक्षाओं में 1 से 5th तक के बच्चों को खेल विधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे कि बच्चा उस विधि में जो भी कार्य है जो भी सीखता है वो खुद करके ही सीखता है। जैसे आपकी बच्चे को छोटी कक्षाओं में वर्णमाला सिखाते हो, पहाड़े सिखाते हो, गिनती सिखाते हो तो उसमें आप बच्चे को कुछ भी डायग्राम हो गए, चित्र हो गए या कुछ कार्ड वगैरह होते हैं उसके हिसाब से अपने बच्चे को इस तरह की व्यूह रचनाओं को चुनना चाहिए जिससे कि बच्चा खेल के माध्यम से और आसानी से सीख सके। इस प्रकार की व्यूह रचनाओं का चुनाव करना चाहिए छोटी कक्षाओं में प्राथमिक स्तर पर। तभी जो हमारी व्यूह रचना है अगर उसके आधार पर हम बच्चे को शिक्षा देते हैं तो जो हमारी अधिगम प्रक्रिया है वो क्या हो सकती है प्रभावशाली बन सकती है। तो उसमें दूसरा इसमें आ गया शिक्षण व्यूह रचनाओं का निर्धारण। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है क्रमबद्ध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तीसरा इसमें है क्रमबद्ध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए वो स्टेप वाइज होनी चाहिए। जैसे कि हमारे को छोटी कक्षाओं में जो हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जो हमारी अधिगम प्रक्रिया है जो हमारी सिखाने की योग्यता है उस विधि उसमें हमें क्या करना है बच्चे को खेल की विधि में सिखाना है। खेल के माध्यम से बच्चे को हमें पढ़ाना है। लेकिन अगर हमारे पाठ्यक्रम का आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से संपन्न किया जा सकता है क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्धारण है वो छात्रों को क्या करता है जो हमारा स्टेप वाइज जो हम शिक्षण प्रक्रिया देनी है वो हमें बच्चों को क्रमबद्ध देनी है। जैसे हमें बच्चे को पहले क्या करना है अज्ञात से अज्ञात की और किस तरीके से ज्ञात से अज्ञात की और सरल से कठिन की और जो हमारी क्रमबद्ध शिक्षण होता है इसमें बच्चे को हमें क्या करना है ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाना है, सरल से कठिन की ओर लेके जाना है। क्योंकि पाठ्यक्रम जो हमारा कठिन से प्रयास किए जाते हैं कक्षा 1 में प्रथम में जो हमारे जो छोटी कक्षाओं में बच्चे को क्या करना है हमें पहले वर्णमाला सिखानी है। जैसे क ख ग हो गया, स्वर व्यंजन हो गए, ये हो गए, शब्द हो गए, शब्द ज्ञान करवाना है, वाक्य ज्ञान अनुकरण आदि कराया जा सकता है। छोटी कक्षाओं में वर्णमाला को कराया जा सकता है, शब्द का ज्ञान कराया जा सकता है
और वाक्य ज्ञान का अनुकरण क्रमबद्ध रूप से हमें बच्चे को करवाना चाहिए। इस प्रकार पाठ्यक्रम जो हमारा है शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य जो है सक्षम रूप से विषय वस्तु जो हमारी है विषय वस्तु की एक क्रमबद्ध रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है। इस क्रमबद्ध रूपरेखा के आधार पर ही हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली बन सकती है। तो इसमें ये आपका तीसरा पॉइंट आ गया क्रमबद्ध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। उसके बाद चौथा पॉइंट इसमें आपका आ जाता है स्तरानुकूल इसमें आ जाता है चौथा पॉइंट स्तरानुकूल विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण स्तरानुकूल विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण कि हमारी जो विषय वस्तु है हमें वो बच्चे के सामने किस तरीके से प्रस्तुत करनी है। इसमें क्या करना है कि हमारी जो पाठ्यक्रम के माध्यम से जो हमारी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण है वो छात्रों की योग्यता के अनुरूप ही होना चाहिए। वर्तमान समय में क्या है जो हमारा पाठ्यक्रम विभिन्न रूपों में अपनाया जाता है, यानी कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वर्तमान समय में विभिन्न रूपों में अपनाया जाता है। जैसे कि हमारे जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, जो मंदबुद्धि छात्र हैं और उनके हिसाब से ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है कि जो हमारा वर्तमान युग में जो हमारा सिलेबस है वो प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अलग से है और जो मंदबुद्धि छात्र हैं उनका सिलेबस या पाठ्यक्रम अलग से निर्धारित किया गया है। लेकिन जो हमारा प्राचीन समय में जो शिक्षा दी जाती थी उस टाइम में जो शिक्षा थी वो व्याख्यान विधि के माध्यम से बच्चों को दी जाती थी। लेकिन आधुनिक युग में क्या है जो हमारा पाठ्यक्रम है वो बच्चे की स्तर योग्यता के अनुसार ही है। जैसे कि प्रतिभाशाली बच्चों का पाठ्यक्रम अलग से निर्धारित किया जाता है और जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनका पाठ्यक्रम अलग से निर्धारित किया जाता है। तो जो हमारी स्तरानुकूल यानी कि बच्चे की आयु योग्यता, ये स्तर हो गया उसकी आयु योग्यता के अंतर्गत आता है जो हमारी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अब आपका पांचवा पॉइंट इसमें आ जाता है नवीन शिक्षण। पांचवा इसमें आ जाता है आपका नवीन शिक्षण विधियों का समावेश। नवीन शिक्षण विधियों का समावेश। इसमें क्या है कि जो हमारा पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवीन शिक्षण विधियों का जो है समावेश किया जाता है, क्योंकि कोई भी जो शिक्षण विधि है वो लंबे समय तक अगर रहती है तो वो क्या हो जाती है, औचित्यपूर्ण बन जाती है और प्रासंगिक नहीं रह सकती। और इसमें क्या होता है कि प्राथमिक स्तर में इसको क्या किया जाता है वर्तमान समय में इसका प्रयोग उच्च स्तर की कक्षाओं में कराया जाता है। कौन सी विधि का? व्याख्यान विधि का। लेकिन जो हमारी प्राथमिक स्तर की कक्षा में इसका प्रयोग क्या है, वर्जित है। तो हमारी जो बड़ी कक्षाएं हैं उसमें जो हमारा व्याख्यान विधि के माध्यम से बच्चों को हम सिखा सकते हैं, लेकिन छोटी कक्षाओं में हम व्याख्यान विधि से बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। तो प्राथमिक स्तर में शिक्षण विधि है जो हमें छोटी कक्षाओं में 1 से 5वीं तक की जो शिक्षण विधि है उसमें खेल गतिविधियों को ही शामिल किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए जो हमारा पाठ्यक्रम में आधुनिक एवं नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो हमारी नई तकनीकी हैं उसी के आधार पर हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अगर हमें अपनी अधिगम शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना है तो जो हमारा
पाठ्यक्रम है जो हमारा सिलेबस है वो बच्चे की योग्यता स्तर के अनुकूल ही होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी आधुनिक समय की शिक्षा है वो कैसी है, वो बाल केंद्रित शिक्षा है। इसमें बालक को ही मुख्य माना जाता है। तो आज मैंने करवाया था आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम के जो हमारा पाठ्यक्रम की क्या भूमिका है। शिक्षण अधिगम में हमारे पाठ्यक्रम की क्या भूमिका है कि जो हमारा पाठ्यक्रम हमारा सिलेबस है उसके अभाव में हम जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रभावी रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता। सामान्य रूप से अनुभव किया जाता है कि अनेक अवसरों पर शिक्षक निर्धारित विषय से पृथक हटकर चर्चा करने लगता है, जिसका की होता है विषय से कोई संबंध नहीं होता। इसके बाद वह स्वयं यह अनुभव करता है कि वह विषय से पृथक हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वह छात्रों को स्वयं निर्देश प्रदान करता हुआ अपने विषय पर आने का प्रयत्न करता है। यदि उसको पाठ्यक्रम का ज्ञान नहीं होगा तो वो निर्धारित विषय वस्तु का अध्यापन करने में असमर्थ रहेगा। अतः शिक्षकों को सार्थक एवं क्रमबद्ध अध्यापन करने के लिए पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है। अधिगम प्रक्रिया में भी पाठ्यक्रम की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि अध्यापन में। कोई भी छात्र जब पाठ्यक्रम के विषय का ध्यान रखता है तो वह अपनी अधिगम प्रक्रिया को उस पाठ्यक्रम के अनुरूप ही संपन्न करना जाता है। पाठ्यक्रम से पृथक रूप में वह संपन्न होने वाली अधिगम प्रक्रिया में उसकी क्या हो जाती है, वह अरुचिपूर्ण होगी, क्योंकि वह अधिगम प्रक्रिया में उसके स्तर का ध्यान नहीं रखा जाता। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए यह आवश्यक है कि उसमें पाठ्यक्रम का अनुकरण किया जाए, यानी कि जो हमारा शिक्षक है उसको छात्रों की योग्यता के अनुसार ही अधिगम सामग्री प्राप्त हो। पाठ्यक्रम का अनुकरण किया जाए जिससे छात्रों की योग्यता के अनुसार और पाठ्यक्रम का अनुकरण शिक्षक द्वारा नहीं किया जाता तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न नहीं हो सकती। वह करने में क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। कौन, शिक्षक। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की भूमिका निर्वहन करने के लिए अगर लिखित बिंदुएं हैं, जो हमारे कौन से बिंदुओं को, पॉइंटों को हमने ध्यान रखना चाहिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य विषय वस्तु का निर्धारण। जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए हमारी जो विषय वस्तु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हमारा विषय हमारे पास डिसाइड नहीं है तो कि हमारे पास उचित रूप में हमारा पाठ्यक्रम नहीं है, हमारी विषय वस्तु अगर हमारी डिसाइड नहीं है तो हम बच्चे को भली प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को नहीं सिखा पाएंगे या बता पाएंगे। जैसे कि छोटी कक्षाओं में क्या होता है, वो योग्यता मानसिक स्तर के अनुरूप नहीं होगी, तो अगर जो हमारी विषय वस्तु है अगर वह बच्चों की योग्यता और आयु के अनुसार नहीं होगी तो वो क्या हो जाती है, बच्चे के लिए अरुचिपूर्ण हो जाती है। बच्चा उस विषय वस्तु उस पर क्या करता है, ध्यान नहीं देता, लेकिन उसमें प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जो हमारा अधिगम स्तर है वो क्या हो जाता है, न्यून हो जाता है। इसके विपरीत अगर छात्रों की योग्यता के अनुसार विषय वस्तु का चुनाव किया जाए तो हमारी अधिगम शिक्षण प्रक्रिया हम प्रभावशाली बना सकते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट आ जाता है शिक्षण व्यूह रचनाओं का निर्धारण, यानी कि जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता के लिए द्वितीय शर्त आपकी आ जाती है शिक्षण व्यूह रचना। तो इसमें क्या होता है, शिक्षण व्यूह रचना में उचित चुनाव एवं क्रियान्वयन के माध्यम से पाठ्यक्रम जो हमारा होना चाहिए वह छात्रों की योग्यता और स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। तो इसमें क्या हमारी जो व्यूह रचनाओं में शिक्षण विधियों का निर्धारण होता है, जैसे कि हमारी प्राथमिक स्तर की जो शिक्षण विधि है, जो हमारा अधिगम स्तर है वो क्या होना चाहिए, गतिविधि पर आधारित
होना चाहिए। और शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि छोटी कक्षाओं में 1 से 5वीं तक के बच्चों को, प्राथमिक स्तर के बच्चों को हमें खेल विधि के माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए। और इन प्रकार जो खेल विधि के माध्यम से अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा जल्दी उस चीज को सीखता है। तो ये छोटी व्यू रचना होगी। इस प्रकार की व्यू रचनाओं को हमें निर्धारित करना चाहिए अगर हमें अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना है। तो इसके बाद तीसरा आ जाता है क्रमबद्ध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इस प्रकार की पाठ्यक्रम, इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से संपन्न होती है, क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्धारण छात्रों को ज्ञात से अज्ञात की और कठिन से सरल की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। कक्षा 1 में छात्र को प्रथम वर्णमाला का ज्ञान, फिर शब्द का ज्ञान, उसके बाद उसको वाक्य का ज्ञान अनुकरण क्रमबद्ध रूप से करवाया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है चौथा स्तरानुकूल विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से जो हमारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण छात्रों की योग्यताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम विभिन्न रूपों में किया जाता है, जैसे कि वर्तमान समय में जो हमारा पाठ्यक्रम है वो प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अलग से निर्धारित किया जाता है और मंदबुद्धि छात्रों के लिए अलग से उसका निर्धारण किया जाता है, और जिससे उनकी रुचि एवं योग्यता को ध्यान में रखकर जो हमारी विषय वस्तु है उसका समावेश किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उसके बाद है नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग। इसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवीन शिक्षण विधियों का समावेश किया जाता है। और इस प्रकार का जो हमारी, क्योंकि कोई भी विधि लंबे समय तक चलती है तो वो क्या हो जाती है, औचित्यपूर्ण या प्रासंगिक नहीं रह सकती। वैदिक कालीन में जो हमारी शिक्षण विधि थी वो व्याख्यान विधि थी, लेकिन प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को व्याख्यान विधि के माध्यम से पढ़ा नहीं सकते। ये जो हमारी व्याख्यान विधि है ये बड़ी कक्षाओं के लिए ही उच्च होती है। तो हमें क्या करना है, वर्तमान समय में इसका प्रयोग उच्च स्तर की कक्षाओं में किया जाता है और प्राथमिक स्तर में वर्जित होता है। प्राथमिक स्तर में हम बच्चों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए हम खेल विधि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन जो बड़े स्तर की कक्षाएं होती हैं वहां पे विज्ञान विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आज मैंने आपको जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ पॉइंट करवाए थे। जो आगे पॉइंट बचे हैं वो मैं कल की क्लास में कराऊंगी। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।